दोस्तों, इंसानी तारीख के पिछले 2000 सालों में लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इनमें से बहुत सी किताबें ऐसी हैं which have stood the test of time। इसका मतलब यह है कि इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी ये किताबें उतनी ही मशहूर हैं और लोग उनको उतने ही शौक से पढ़ते हैं। ऐसी किताबों की एक लिस्ट तरतीब की जाती है जिसका नाम है टॉप 100 बुक्स ऑफ ऑल टाइम। आज जिस किताब पर मैं चर्चा करूंगा वो इसी लिस्ट का हिस्सा है। इंग्लिश लिटरेचर में शायद ही कोई ऐसी किताब हो जिसने इतने कम सफ़ों में, इतने कम लफ्जों में, इतनी क्लैरिटी के साथ और इतने बेहतरीन अंदाज में ह्यूमन बिहेवियर और हमारे मुआशरे की अक्कासी की हो। इट इज अ बुक विच इज वैल्यूड अक्रॉस ऑल कल्चर्स, ग्रुप, एथनिसिटीज एंड कंट्रीज। आज की वीडियो इस किताब के नाम। अब आप लोगों को तजस्सुस हो रहा होगा कि आखिर ये कौन सी किताब है, तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको इस किताब के हवाले से एक स्टेटमेंट के जरिए एक हिंट देता चलता हूं, और वो ये कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। Let's be back. दोस्तों, जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा था वो है जॉर्ज ऑरवेल की शोरा आफाक किताब अ मास्टरपीस, एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल की दो किताबों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था, जिसमें से एक है 1984 और दूसरी है एनिमल फार्म। बेसिकली इंग्लिश सटायर में शायद ही कोई ऐसी बुक हो जो एनिमल फार्म का मुकाबला कर सके। सटायर तंजिया लिटरेचर को कहते हैं, जिसमें आप तंजो मिजाज के जरिए मुआशरे के नेगेटिव या मनफी पहलुओं को हाईलाइट करते हैं ताकि किसी की फीलिंग्स भी हर्ट ना हो और बात भी बेहतरीन तरीके से कन्वे हो जाए। एनिमल फार्म की दिलचस्प कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इस नॉवल का बैकग्राउंड बता देता हूं। जॉर्ज ऑरवेल एक ब्रिटिश ऑथर थे जिन्होंने इस नॉवल के जरिए उस जमाने के कम्युनिस्ट रशिया के पॉलिटिकल हालात बताने की कोशिश की है, जिसमें गवर्नमेंट बात तो इक्वालिटी की करती है लेकिन पावर में आते ही करप्ट हो जाती है, और ये बात की उन्होंने जानवरों के जरिए। स्वाएं बढ़ते हैं इसकी कहानी की जानिब। कहानी कुछ यूं है कि मिस्टर जोन्स नाम का एक शख्स है हु ओन्स एन एनिमल फार्म। इसमें बहुत तरह के जानवर हैं, मसलन पिग्स, डॉग्स, हॉर्स, शीप, चिकन वगैरह वगैरह, और वो अपने मास्टर यानी कि मिस्टर जोन्स से सख्त नाखुश हैं। इस नाखुश होने की वजह है मिस्टर जोन्स का अनफेवरेबल यानी कि नामुनासिब एटीट्यूड, जो जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हीं जानवरों में से एक हाईली आइडियलिस्टिक और लीडरशिप क्वालिटीज का मालिक पिग है, जिसका नाम है ओल्ड मेजर। वो अपने साथियों को मोटिवेट करने में भरपूर महारत रखता है। वो उन्हें बगावत पर उकसाता है और सेल्फ रूल और आजादी की कहानियां भी सुनाता है। उन्हें कायल करता है कि हमें मिस्टर जोन्स जैसे जालिम शख्स के खिलाफ लड़ना होगा और अपनी हुकूमत कायम करनी होगी। सब जानवर बिलाखिर उसकी बातों में आकर मिस्टर जोन्स के खिलाफ बगावत करते हैं और उसे हराकर वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद उस फार्म पर इन जानवरों का कब्जा होता है। इस बगावत के बाद मिस्टर जोन्स और उसके साथी एक कोशिश करते हैं अपने फार्म को हासिल करने की, लेकिन सब जानवर भरपूर यूनिटी के साथ इंसानों को हरा देते हैं। इस जंग के बाद बात आती है कि इस फार्म का लीडर कौन होगा, और मुकाबला होता है दो पिग्स में जिनका नाम है स्नोबॉल और नेपोलियन। नेपोलियन अपने साथी स्क्वीलर के साथ चालाकी और प्रोपेगेंडे को इस्तेमाल करके स्नोबॉल को फार्म से बेदखल करवा देता है और फार्म का लीडर बन जाता है। नेपोलियन किसी भी पॉलिटिकल लीडर की तरह पावर में आते ही अपना चार्टर जानवरों के सामने प्रेजेंट करता है, जो देखने में काफी इंप्रेसिव है। अगर आप इस चार्टर के लास्ट पॉइंट को देखें तो वो है ऑल एनिमल्स आर इक्वल। लेकिन बहुत जल्द नेपोलियन इस बात को भूल जाता है और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में गुजारता है, लेकिन जानवरों से भरपूर काम करवाता है और उन्हें खाने को भी नहीं देता। इसी दौरान स्नोबॉल के बेहतरीन आइडिया को अपना बताते हुए नेपोलियन सब जानवरों को एक विंडमिल बनाने का ऑर्डर देता है ताकि उससे बिजली पैदा की जा सके और फार्म का काम आसान हो। इसी असना में एक फ्रीडरिक नामी फार्मर फिर से फार्म पर अटैक कर देता है, लेकिन जानवर सब मिलके फिर से अपना भरपूर दिफा करते हैं। इसी लड़ाई के दौरान फ्रीडरिक के लोग विंडमिल को गिरा देते हैं और एक बॉक्सर नामी घोड़ा जिसने विंडमिल बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत की होती है उसको जख्मी कर देते हैं। इस घोड़े बॉक्सर को डॉक्टर के पास भेजने के बहाने नेपोलियन उसे स्लॉटर करवा देता है और लोगों से झूठ बोलता है। इस लड़ाई के बाद नेपोलियन अपने चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज करता है। ये वो लाइन है जो इस नॉवल एनिमल फार्म और जॉर्ज ऑरवेल की पूरी दुनिया में पहचान बन गई है, और वो है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। नेपोलियन के जुल्म उसी तरह से चलते रहते हैं और सब जानवर सर नीचे करके उसका सब हुक्म मानते रहते हैं, यहां तक कि जानवरों की हालत मिस्टर जोन्स के दौर से भी बदतर हो जाती है। ना सिर्फ ये
बल्कि नेपोलियन जिन इंसानों को पहले बुरा भला कहता था और जिनके खिलाफ इसने बगावत की थी, उनके साथ ये कारोबार भी शुरू कर देता है। किताब के आखिर में जॉर्ज ऑरवेल एक पार्टी का नक्शा खींचते हैं जिसमें नेपोलियन और उसके साथी इंसानों के साथ खूब मजे और पार्टी कर रहे हैं और बाकी सब जानवर बाहर खड़े देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। सो बुक बडीज, कैसी लगी आपको एनिमल फार्म की कहानी? कितनी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और सबक आमोज कहानी है। इसके बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त थीम्स हैं जिनको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि मिस्टर जोन्स का जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी मुल्क की करप्ट गवर्नमेंट को। इसी तरह जो ओल्ड मेजर था जिसने सब जानवरों को बगावत पर उकसाया था, वो कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। स्नोबॉल की बात करें तो वो एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल वर्कर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर नेपोलियन की बात करें तो वो एक स्टबन, क्लेवर और कनिंग पॉलिटिकल आदमी की निशानदेही करता है। इसी तरह स्क्वीलर प्रोपेगेंडिस्ट का काम सर अंजाम देता है, जिस तरह टोटलिटेरियन रेजिम्स में होता है, जिसमें गवर्नमेंट चाहे जितना भी बुरा काम कर दे लेकिन ये प्रोपेगेंडा करने वाले उनको हमेशा हर चीज अच्छी ही नजर आती है। और जो बॉक्सर घोड़ा था ये उस हार्ड वर्किंग अवाम को रिप्रेजेंट करता है जो उस प्रोपेगेंडे में फंस जाते हैं और अपना तन मन धन अपने मुल्क और अपने हाकिम के लिए कुर्बान कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एनिमल फार्म की थीम्स के हवाले से। इस किताब की कामयाबी का राज बेसिकली इसकी अंडरलाइंग थीम्स हैं, जिसमें सबसे पहले है आइडियलिज्म। मैंने नॉवल के स्टार्ट में आपको बताया था ओल्ड मेजर के बारे में, जिसने जानवरों को उकसाया था बगावत पे। बेसिकली इसको आइडियलिज्म कहते हैं, जिसमें उसने जानवरों को ख्वाब दिखाए थे इक्वालिटी के और इक्विटी के। एक ऐसा लैंड, एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा फार्म जहां पे हर जानवर बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको दोस्तों कहते हैं करप्शन। पहले आप लोग कुछ और कहते हैं पावर में आने से पहले, और जैसे ही आप पावर में आते हैं तो आप ठीक उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह नेपोलियन ने किया। आप पावर में आते ही करप्ट हो जाते हैं, अपने लिए बेहतरीन फैसले करते हैं और अवाम को धोखा देते हैं। यह है इसकी थीम नंबर 3, दैट इज डिसेप्शन। और जो आखिरी थीम है वो है एक्सप्लॉयटेशन। आप अपने मजे तो भरपूर लेते हैं लेकिन अवाम को, जिस तरह बॉक्सर हॉर्स था, उसको इतना रगड़ा लगाते हैं, उसको प्रोपेगेंडे के जरिए उसका इतना जबरदस्त ब्रेन वॉश करते हैं कि वो अपना तन मन धन आप लोगों के ऊपर वार देते हैं और आप एंड में अपना उल्लू सीधा करके अपना बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। सो ये थी कॉम्प्रिहेंसिव समरी एनिमल फार्म की। जॉर्ज ऑरवेल का ये एक मास्टरपीस नॉवल है क्योंकि ये इतनी साफ जबान में, इतनी सादा जबान में और इतनी क्लैरिटी से लिखा गया है कि हर किसी को सारी बात समझ आ जाती है। जब आप ये नॉवल पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप लोगों के आसपास जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हो या फिर मुल्क की सतह पे, वो किस तरीके से आपस में सिचुएशंस को मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह गवर्न करते हैं। सो ये थी एनिमल फार्म की कहानी। मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बुक बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।